बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुक़बा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे साथ हमारा साथी, हमारा मित्र हरमीत सिंह इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। हेलो हरमीत। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? वैसे रोमा, आज मैं इधर से कह रहा था भाई जी, आज रोमा बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, थैंक यू। जबरदस्त। हम ज़रा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आज हमारे पास डेली डोज में बहुत सी चीज़ें हैं, फिर हमने रन डाउन में भी बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए, बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। तो मैं ख्याल में फौरी तौर पे रिक्वेस्ट, आज की टॉप सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली आज शो में हमारे मेहमान बनेंगे और हम खुसूसी सेगमेंट उनके साथ करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ेंगे शो में। और ऑनलाइन गेम बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन पाकिस्तान में वालिदैन इससे खासे परेशान है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड में हम देखें तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सा टाइम अपना इंटरनेट पर ऑनलाइन गेमिंग में सर्व करते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, पाकिस्तान में ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, इस पर हम शो में आगे चलकर बात करेंगे। फिर A+ पर ड्रामा बहुत जल्द रिलीज हो रहा है, इंतहाए इश्क, बहुत चर्चे हैं आजकल उसके, हर जगह आपको इसके प्रोमोस भी नजर आएंगे और फ्लायर्स भी नजर आएंगे। सो इस ड्रामे की टीम कास्ट आज हमें शो में ज्वाइन करेगी और मजीद हम शो में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया है, स्पोर्ट्स एनालिसिस हासिल करेंगे, इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, और आज 7 सितंबर है और दिन पूरे पाकिस्तान में यौम फ़ज़ाइया के दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन हमारी जो एयरफोर्स है उनकी मुल्क के दिफा के लिए जितनी भी खदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जाता है। और इस हवाले से एयरफोर्स के जितने भी बेसेस हैं वहाँ पर खुसूसी इवेंट्स, खुसूसी प्रोग्राम्स जो हैं वो भी मुनक्किद किए जाते हैं, फ्लाइंग शोज़ का भी इनेकाद किया जाता है। और अगर हम डिफरेंट खदमात को पाक फ़ौज की याद करें, पाक फ़ज़ाइया की याद करें, तो इसमें MM आलम का किरदार 1965 की जंग में बहुत अहम है। 7 सितंबर 1965 को भारत ने जब हमला किया तो 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने भारत के 5 जंगी तैयारे जो थे वो मार गिराए थे। वो हंटर तैयारे थे, हम सेबर में थे और उसको इन्होंने 1 मिनट से भी कम 40 या 45 सेकंड का टाइम था जिसमें उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए। और फिर उसमें राशिद मिन्हाज को भी याद करना चाहिए, हमने चंद दिन पहले उनकी बरसी मनाई थी और राशिद मिन्हाज को भी याद करते रहे हैं। तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं एयरफोर्स की, जितना भी उसका जिक्र किया जाए कम है। और अब तो मतलब ये है कि आप ये देखो कि हम तरक्की करते करते ऐसे आ गए कि सेबर से अब JF थंडर हम बना रहे हैं। और JF थंडर के बारे में कल भी जैसे हम प्रोग्राम में हमारे साथ एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स मौजूद थे, बता रहे थे कि कितना वो एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला मतलब एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुमालिक की तरह मैली आंख से देखने की जुर्रत करते हैं पाकिस्तान की तरह, कि हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं। आज का दिन इसी बात का याद है कि हम हर लम्हा मुस्तैद हैं। जी ठीक, बिल्कुल रऊफ साहब, जिस तरह आपने राशिद मिन्हाज साहब का जिक्र किया, तो बहुत ही कम यंग एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये बगैर सोचे समझे कि आगे बहुत बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, पर उसने वो मौका जो है हाथ से ज़ाया नहीं किया। जो गद्दार थे उनको वही सबक सिखाया। तो ये ऐसे कई हमारे हीरोज़ हैं, कई गुमनाम हो गए हैं, तो कई हमें याद हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि 1965 की जंग में हमने सब होके, सब एक कौम बन के हम मुतहद हुए और मुतहद होकर हमने जो जवाब दिया, आज भी वो जो ज़ख्म है 1965 के, वो आज भी दुश्मन चाटने पर मजबूर है। और अगर हम बात करें चाहे वो तीनों मुसल्लह अफवाज की, कल भी हमने जिक्र इस पर की, और अगर हम देखें तो एक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह इन्होंने हर महाज से, हर चाहे वो बरी हो, बहरी हो या हमारे एयरफोर्स के नौजवान हो, उन्होंने जिस तरह अपना एक किरदार अदा किया, चाहे वो बॉम्बे की तरफ गए तो वहाँ पे दुश्मन पर लफ्ज़ा तारी कर दिया, यहाँ पे सियालकोट की बात करूँ या कसूर की बात करूँ, या मैं दूसरे जो
इलाके हैं जहां पे उनकी कोशिश थी कि तीनों तरफ से हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, लेकिन तीनों अटैक जो है बहुत बुरी तरह नाकाम बने। और यही एक कौम की, और जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था मलिका नूर जहां तरन्नुम साहिबा का, जिस तरह हमने शौकत अली साहब का जिक्र किया था, उस तरह जो नगमे थे, फिर तहलीकात थे, तो ये एक पैगाम था दुश्मन को। और आज भी बात दुरुस्त है कि हम मुत्तहिद और मुत्तहिद रहेंगे। ऐसी जब भी कोई घड़ी आएगी मुश्किल तो हम सारे सब एक हैं, बल्कि इसमें फिर कोई वो नहीं रह जाती, बल्कि हम सब पाकिस्तानी और हम बिल्कुल, और हम सब मुत्तहिद हैं। और इसी हवाले से जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है, तो मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। और अगर हम कराची का रुख करें तो एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल साहब ने कराची में राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी भी की। और उनका भी यही कहना था कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है और हम अपने शोहदा, अपने गाजियों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। जिस तरह से रऊफ साहब हम कल भी जिक्र कर रहे थे, मैं रात को इत्तफाकन फेसबुक जब स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें हमारे शोहदा थे, जितने भी डिफरेंट जंगें हुई हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी तवील जंग हमारी मुसल्लह अफवाज ने लड़ी है, तो उनकी फैमिलीज़ के बेसिकली वो इंटरव्यूज़ थे। उनकी बीवी थी, किसी में मदर थी, किसी में बच्चे थे, एंड दे वर ऑल क्राइंग। और वो इतनी हार्ट ट्रेंचिंग सी वो क्लिप्स थे कि वो देखने के बाद मैं ये सोच रही थी, जिस तरह से हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि जंग कोई भी नहीं चाहता, इम्पोज की जाए तो उसका हम जवाब तो ऑब्वियसली ज़रूर देंगे, लेकिन जंग जो है वो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सफरिंग होती है, पेन होती है। तो वो भला दूसरे ओपोनेंट हो आपके या आप खुद भी हो, जंग में दोनों साइड्स का नुकसान होता है। तो जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके जवानों की जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जंग से सारे ही दूर रहें और अमन कायम हो। खैर, हम अगली स्टोरी की तरफ आज की आते हैं और अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि जैसा कि हम सब मालूम है 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया था। अब सूरत हाल ये है कि जो साबका अफगान हुकूमत थी उसके जितने भी ईमेल अकाउंट्स थे उन तक तालिबान जो है वो एक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं, जिसके बाद गूगल ने जितने भी अकाउंट्स थे उनको टेम्प्रेरी तौर पर बंद कर दिया है और उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि तालिबान हो या कोई भी हो वो इन अकाउंट्स तक रसाई ना हासिल कर पाए। मैं ख्याल में ये आर्जी सा है, जैसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो ये पाबंदी भी उठ जाएगी, नई गवर्नमेंट होगी, नए अकाउंट्स होंगे, उनके साथ नए तरीके से होगा। इस वक्त तो गवर्नमेंट है कोई नहीं, तो जाहिर है मतलब उसको बंद ही करना है। कोई भी रसाई हासिल करके कोई डॉक्यूमेंट, कोई ये वे वगैरह, कोई गलत चीज़ मतलब वहाँ से चला सकता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, मतलब ये जैसे ही होगा तो ये आगे चल पड़ेंगे, आगे चलें। बिल्कुल। और अगली स्टोरी भी अफगानिस्तान और तालिबान से रिलेटेड ही है कि तालिबान ने एक बार फिर से सूबा पंजशीर इसको फतह करने का दावा किया है। ऑब्वियसली इस हवाले से हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ से पिछले तालिबान की जानिब से दावे किए जाते हैं और जो मज़ाहमती फ़ोर्स है उनकी जानिब से इसकी तरदीद की जाती है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है पंजशीर का। इवन कुछ हमने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी देखी कि पंजशीर में जो गवर्नर का ऑफिस था उसके बाहर तालिबान ने अपना झंडा भी लहराया और जो उसकी पिक्चर थी वो हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं। सो सिचुएशन तो यही है कि तालिबान जो है मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, लेकिन कल अहमद मसूद जो मज़ाहमती फ़ोर्स के सरबराह हैं उनका बयान सामने आया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे लेकिन तालिबान ने अपनी पेशकदमी नहीं रोकी। वहाँ पर कुछ मजहबी स्कॉलर्स थे जिन्होंने दोनों पार्टीज़ को कहा कि अमन कायम करें और जो जंग है उसको रोका जाए, लेकिन तालिबान की पेशकदमी उन्होंने कहा कि नहीं रुकी और अब सूरत हाल आपके सामने है। इसमें अमरुल्लाह साले भी थे जिसके बारे में अब उन्होंने देखिए माजी में भी जी रूफ साहब, माजी में अगर हम देखें तो ये वाहिद इलाका था जहाँ पे सबसे ज्यादा मुज़ाहमत जो है तालिबान को देखने को मिली। उनके वालिद साहब कमाल के लड़ाका थे, गुरीला लड़ाका थे और कभी हमारे चहीते भी थे। तो अगर हम बात करें इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी तरफ से अगर डिमांड भी की, मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई, लेकिन कुछ ऐसे शराइत थे जिसकी वजह से तालिबान नाला थे और वो यही चाह रहे थे कि वो शराइत जो है वो मानने से इनकारी थे। जाहिर बात है तालिबान बहुत बड़े उनका असर रसूख है। अब ये इलाका पंजशीर का इलाका, एक अगर इस इलाके को हम देखें तो ये यहाँ पे कुदरती ऐसे कल्ले बने हुए हैं पहाड़ों से कि यहाँ इसको फतेह करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने बड़ा आसानी से कर दिया क्योंकि हमने देखा कि जब से इन्वेस्टमेंट आई अमेरिका की बहुत ज्यादा डॉलर्स की, तो ये जो बड़े बड़े लड़ाका उनकी जो औलादे थी उन पर इतना खर्च हुआ कि वो लड़ने की जो सलाहियत है वो भूल गए
तो यही वजह थी कि आज उनके बेटे को भी वहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा और तालिबान को बड़ी आसानी से ही जगह फतह वहाँ पे हासिल हुई। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें यह है कि अमरुल्लाह साले का मैं जिक्र कर रहा था कि उसके बारे में तालिबान ने कंफर्म किया कि वो ताजिकिस्तान भाग गया हुआ है। अभी 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे अमरुल्लाह साले ने प्रेसिडेंट के तौर पे, क्योंकि उसने कहा कि जनाब मैं नायब सदर था, अब चूंकि सदर चला गया हुआ लिहाजा मैं सदर हूँ। उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इदारों को लिखा हुआ था कि हमारी मदद की जाए, हम घिरे हुए हैं। लेकिन अब वो पता चला कि वो वहाँ से फरार हो गया, वह कहीं और से मतलब भेज रहा है मैसेजेस वगैरह। अहमद मसूद के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने खुद को नामालूम मकाम पर छुपाया हुआ है और वहाँ से ही उनके ऑडियो और वीडियो बयान जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं और वहाँ से ही वो अपनी जो भी मज़ाहमती फोर्स है उसकी कमान संभाल रहे हैं। एनीवेज वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी और अगली स्टोरी हमारे पास पैरालंपिक्स से रिलेटेड है। पैरालंपिक्स जिसकी जो 13 रोज़ा इवेंट्स थे इनका इख्तिताम हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के एक कौमी स्टेडियम में और बहुत से यहाँ के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट को, इस तकरीब को बहुत खुशगवार बनाया। इससे पहले हमने देखा कि ओलंपिक्स 1 महीना पहले इख्तिताम पजीर हुआ, तो इसकी रंगीनियाँ जो थी उस हवाले से जो वीडियोस थी वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थी। इसमें हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है क्योंकि हमारे 2 लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और हमें जो एक कमी का एहसास हो रहा था ओलंपिक्स में, उस कमी को पूरा किया। आज इंशाल्लाह ताला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे हैदर अली, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन यह है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कम वसाइल के साथ हालात इतने नामुसाइद थे, इतने अच्छे हालात नहीं थे। प्रैक्टिस जो है वो करने की जगह नहीं थी। घरों पे इन लोगों ने प्रैक्टिस की है महदूद सामान के साथ। ख़ासतौर पे हैदर अली का मैं इंटरव्यू पढ़ा था एक जगह पे और उसने कहा कि मतलब कोविड की वजह से हमें इंडोर कहीं पे भी फैसिलिटी नहीं थी मौजूद के हम जाके कहीं वर्जिश कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो घर पे उसने इंतजाम किया हुआ था अपने, तो बड़ी बात है मतलब ऐसे हालात में जाके एक गोल्ड मेडल जीतना। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम जो दूसरी गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारी उनसे भी राब्ता करेंगे, उनको भी आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल ठीक। और आज डेली डोज की आखिरी स्टोरी ये है कि टर्किश ड्रामा, बहुत सा फेमस इस्लामी फतूहात पर मबनी है ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, इसमें मरकजी किरदार अदा करने वाले अर्तुगरुल जो हैं जिनका असल नाम इंजन एलाटान है, इनकी एक नई ड्रामा सीरियल बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपने इस ड्रामे जिसका नाम बारबारूस है इसका ट्रेलर शेयर किया। फैंस की जानिब से इस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है और हम इस ड्रामे का आपके साथ ट्रेलर भी दिखाएंगे। लेकिन ये ड्रामा जो है वो 16 सितंबर से टर्किश टीवी चैनल जो है TRT उस पर जुमेरात की शाम 8 बजे नशर किया जाएगा। और इसके लिए जो अर्तुगरुल हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सा पढ़ना पड़ा, मतलब 4,000 to 5,000 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने एक किताब पढ़ी और इस कैरेक्टर में ख़ुद को ढालने के लिए उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग, बहुत सी वर्जिश की। और बेसिकली ये इस ड्रामे में जो बारबारूस है, खैरुद्दीन बारबारूस सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान के दौरे इक़्तिदार में बहरिया उस्मानिया के एडमिरल थे और इसमें जो है इस ड्रामे में अर्तुगरुल जो हैं वो खैरुद्दीन बारबारूस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसका टीजर चलकर देख लें। पहले टीजर देखते हैं। किसी भी तरह से कम नहीं है, किसी भी आप देखो वेस्टर्न मूवी से या जो प्रोडक्शन है इंटरनेशनल उससे किसी भी तरह कम नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी इसी तरह से डब करके जल्दी ये PTV पे और हमारे पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये नजर आएगा, बड़ा पॉपुलर होगा, मुझे उम्मीद है ये। लोग इसका बेताबी से इंतजार देखें तो वैसे मैं भी बड़ी हिस्टोरिकल जितनी भी मूवीज आती हैं बड़े शौक से देखता हूँ, बड़े ज़ौक़ से देखता हूँ। और तुर्की की मैं अगर बात करूँ तो उनकी जो हिस्ट्री है बड़ी रिच है। फिर उसके बाद इनका जो अगर एक्ट्रेस की मैं बात करूँ या प्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो इन लोगों ने बिल्कुल, अगर हम देखें प्रोडक्शन को यानी अदाकारी को, तो बिल्कुल ये हॉलीवुड को भी कई जगह पे मात दे देते हैं। तो कमाल का इनका काम है। और जिस तरह अर्तुगरुल ने रिकॉर्ड साज काम, मतलब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तो दिल जीतती है पाकिस्तानियों के। कई ममालिक में हमने देखा कि जब पाकिस्तान में खान साहब ने ऐलान किया, रिलीज हुई, तो उसके बाद ये दीगर ममालिक जो मुस्लिम ममालिक में उसमें भी, फिर सऊदी अरब में थोड़ी सी पाबंदी इस पर लगी, लेकिन दीगर ममालिक में इन्होंने कमाल का बड़े शायकीन बना दिया। और उसका हम देखें तो आज भी उसके बहुत बड़े फैन है, हर जगह पे उसके फैन बने हुए हैं।
तो ये काम जो है, और इसी तरह जो हिस्ट्री पे काम किया जाता है तो अवेयर किया जाता है अपने आने वाली नस्लों को। हमें उम्मीद है कि हमारी प्रोडक्शन की जो टीमें हैं पाकिस्तानी, ये भी कभी अपने हीरोज पे काम करेंगे और इस तरह हिस्ट्री के मेरे ख्याल में हमारे जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं। बल्कि हाल ही में हमने एक अपने इस प्रोग्राम में स्टोरी ही ब्रेक की थी कि टर्किश के जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका तौर पर जो मुस्लिम दुनिया के हीरोज़ हैं उस पर एक ड्रामा सीरियल जो है बहुत जल्द बनाने वाले हैं। एनीवेज देखना ये है कि इस पर मज़ीद क्या काम होता है। ये तो था बारबारूस के हवाले से ट्रेलर, और हम उम्मीद करते हैं इसको जल्द ही उर्दू में डब करके लोगों के लिए पेश किया जाएगा। ये तो था पब्लिक का डेली। भी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक के बाद जब वापस आएंगे तो पैरालंपिक में तलाई तमगा हासिल करने वाले हैदर अली शो में हमारे मेहमान बनेंगे, उनसे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है बच्चों की तफरीह का एक सोर्स है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन बच्चे इस तरफ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गए हैं। और स्पेशली जब से कोविड आया है, स्कूल्स बंद रहे, बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, और इस दौरान बच्चों का रुझान ऑनलाइन गेमिंग पर बहुत ज़्यादा रहा और अभी भी है। और इवन बच्चे बहुत सा टाइम जो है वो ऑनलाइन गेम्स पर स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम चीन की बात की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम्स जो है वो स्पेंड करना ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया के दीगर ममालिक का भी मसला है। सो चीन में भी ये मसला था, जिसके बाद चीन ने ये इकदाम उठाया है कि एक हफ्ते में बच्चों को सिर्फ 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने की इजाज़त है। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रात 8 से 9 बजे के दरमियान जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। उसके अलावा पूरा जो हफ्ता है बच्चे इस दौरान गेम्स नहीं खेल सकते। चीन के इस इकदाम के बाद जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से भी मुतालबा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं ताकि बच्चों की इस एक्टिविटी को महदूद किया जा सके। किस तरह से इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, अभी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स IT सैयद अहमद हमें शो में ज्वाइन करें हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बच्चों का बहुत सा रुझान जो है वो हम ऑनलाइन गेमिंग की तरफ देख रहे हैं, क्या किया जाए कि बच्चों की इस एक्टिविटी को हम ख़त्म तो ना करें लेकिन महदूद करते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो गेमिंग है, ये ऑनलाइन गेमिंग इज सेम जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उनकी, और उसके लिए सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की आती है कि वो कैसे बच्चों को इंगेज रखते हैं और उनकी मसरूफियात को वो कंट्रोल करते हैं। चाइना की आपने एग्जांपल दी, मगर चाइना जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से अपनी मुल्क को और कौम को चलाता है। वो तो कोविड में पूरे के पूरे मुल्क को 1 महीने के लिए उन्होंने बंद कर दिया, उनके लिए कोई मसला नहीं। मगर ज़्यादातर दूसरे ममालिक में कहीं भी गेमिंग इस तरह से रेगुलेटेड नहीं है, बैन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों को किस तरीके से उनका स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, और उनकी दूसरी एक्टिविटीज से बैलेंस कैसे करना है, ये ज्यादातर मेरे ख्याल में पेरेंट्स का और बच्चों और टीचर्स का काम है कि वो उनको एक हेल्दी बैलेंस उसका रखें। वरना अगर एक बच्चा सारा दिन क्रिकेट खेलता रहे फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से हम क्रिकेट को तो बैन या लिमिट नहीं करेंगे पाकिस्तान में, मगर हम जाहिर है उनके पेरेंट्स के हवाले से और टीचर्स के हवाले से जरूर गाइडेंस देंगे कि वो उसको बेहतर तरीके से बच्चों को गाइड करें। सैयद अहमद साहब, सारी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पे और असातिज़ा पे नहीं डाली जा सकती, कुछ गवर्नमेंट का भी काम है। मतलब उसको अगर गेम्स भी ऐसी गेम्स हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब जो बच्चों के दिमाग को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, तो इसको कोई आपके ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे कुछ मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का बल्कि तबाही का बायस भी बनती हैं? अच्छा, इसमें 2 चीजें, एक तो हमें ये देखना है कि जो गेमिंग है उसको हमें सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें जरूर देखने हैं। कि जैसे पाकिस्तानी बच्चे जो गेमिंग खेले हैं, उन्होंने अब इंटरनेशनल लेवल पे जाके वर्ल्ड कप भी जीते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये पूरी इंडस्ट्री बनती जा रही है, और इसी के साथ साथ एक गेम डेवलपमेंट का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का एक इंडस्ट्री है। तो एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी बच्चों की जो इसमें एंगेजमेंट है, उनकी क्रिएटिव साइड को डेवलप करने के लिए और फ्यूचर में जो क्रिएटिव वर्ल्ड में आने के लिए ये एक बड़ा अच्छा एक डायरेक्शन है।
मगर जो आपने सर आपने बात की कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे हमारे नाम भी पैदा कर रहे हैं। WHO की जो रिपोर्ट आई है सर, उसके मुताबिक गेमिंग जो है इसको एक बीमारी का दर्जा दिया गया है। जी हर मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी लेवल पे काम नहीं है, ये काफी हद तक ओपन है, अनलेस के बहुत ज्यादा वो मैच्योर या वायलेंट किस्म का कंटेंट हो या गेम्स हो, जिसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का फिर काम है कि वो इस तरह की चीजों को मुल्क में आने से पहले से रोके। जी अमित। जी जी सर आपने बात की तो जो WHO की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है। तो अगर हम देखें तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो नस्लें हैं, ये जिस तरह तरीके से हम देखते हैं कि कभी ऐसी गेमिंग भी आई है जिस तरह रऊफ साहब ने जिक्र किया, उसमें आप तसव्वुराती जिंदगी में एक दुनिया में चले जाते हैं जहां पे आप लोगों पे अटैक करते हैं। वही चीज हम देखते हैं कि कई वाकयात न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक में भी है। तो पहले तो हमने देखा कि कंपनियां रजिस्टर नहीं थी, अब तो रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा हो गई है। तो हम यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसे शराइत, कोई सख्त से सख्त शराइत भी रखे जाए जिससे इन बच्चे जो है, इनकी जो जहनियत है ये कम से कम चेंज ना हो। देखिए हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ गेमिंग में मामलात लिमिटेड नहीं है। मोबाइल फोन या जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, ये स्क्रीन की वजह से बच्चों की डेवलपमेंट बड़ी चेंज हो गई है। और इवन आपको याद होगा पीछे अमेरिकी सदर जो ओबामा थे, उन्होंने इस बारे में भी बड़ी बात की कि आजकल वो जो स्क्रीन में बच्चों को तो अपनी एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है, एजुकेशन भी मिल जाती है, मगर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एक आसानी होती है कि वो बच्चा उसमें इंगेज है सारे दिन, तो वो फिर उसको बाकी एरियाज में उसकी एक्टिविटीज पे ज्यादा तवज्जो नहीं होती। तो उस हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर वेस्ट में जनरली देखें तो बच्चों की जो स्कूल की इंगेजमेंट उस डिफरेंट, उनकी फिजिकल खेलों की इंगेजमेंट, सारा दिन उनका जिस तरीके से बच्चों को होता है, तो स्क्रीन टाइम लिमिट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। अब अगर आप ये चीज जो कि बच्चों को कितनी देर स्क्रीन देखनी है, कितनी देर मोबाइल यूज करना है, कितनी देर टीवी देखना है, ये चीजें अगर तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाने शुरू कर देंगे तो बहुत एक बड़ा तबका है जो कि ऑब्वियसली वो इस चीज के भी मुखालिफ है कि गवर्नमेंट उनकी जो प्राइवेट कैसे बच्चों को की अपब्रिंगिंग होनी है, उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट लाइफ में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो। तो इंटरनेशनल मॉडल ये है कि एक ऐसा कल्चर मैच्योर डेवलप करने की जरूरत है। एक नया फेनोमेना है ये डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं, और हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमने अपने बच्चों को इसमें से कैसे लेके जाना है, कैसे फायदा उठाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब के थ्रू बच्चे खुद ही आर्ट्स और क्राफ्ट्स और ये स्केचिंग और ड्राइंग और चीजें यूट्यूब पे सीखते हैं। और फ्यूचर में अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये जो दूसरी किस्म की जॉब्स खत्म होती जाएंगी और ह्यूमन क्रिएटिविटी के हवाले से जॉब्स निकलेंगी। तो यही वो स्क्रीन है, यूट्यूब और ये चीजें जिसके थ्रू बच्चे घर बैठे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और उस तरह की ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। मगर इट्स अबाउट गाइडेंस फॉर द किड्स। तो उसके हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली मैसिव प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं अवेयरनेस के स्कूल लेवल पे, जिसमें बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स के लिए डायरेक्शन दी जाए। और इसमें इक्वल रोल पेरेंट्स का भी है कि वो कैसे इन स्क्रीन्स को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गेम्स भी शामिल है। बहुत किस्म की लर्निंग एजुकेशन गेम्स भी अवेलेबल है जिसमें बच्चे अपना वो चीजें लर्न कर पाते हैं जो कि शायद स्कूलों में भी उन्हें लर्न करने को नहीं मिलती और इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो हमें ये इस चीज को आप कह लें कि ये जो ट्रायंगल है टीचर्स का, पेरेंट्स का और फिर गवर्नमेंट का, ये तीनों को मिलकर एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है
और नई ये लर्निंग लेके आनी है कि ये हमें अहमद साहब जिस तरह से समझ आप आए कि बात हमने कर कैसे रहे हैं, मैं इस्तेमाल आपकी बात से बहुत अग्री करती हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल करने में जो मेजर रोल है ऑब्वियसली वो पेरेंट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल देने वाले भी माँ बाप होते हैं, बाद में उकताने वाले भी माँ बाप होते हैं। सबसे पहले तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि पहले ही उसको बैलेंस्ड अंदाज में लेकर चला जाए। लेकिन जिस तरह से चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, टोटल खत्म नहीं किया लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चों की एक्टिविटी को, तो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मैसिव प्रोग्राम्स अरेंज किए जा सकते हैं, डायरेक्शंस और गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है, बतौर चेयरमैन आईटी टास्क फोर्स अभी तक का कोई इस तरह से मॉडल आपने सजेस्ट किया है हुकूमत को चाइना के मॉडल पेश करने के बाद कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, खत्म ना किया जाए? देखिए, जो चाइना और कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ये बड़े स्ट्रांगली रेगुलेटेड कंट्रीज हैं और उनके पास एक ऐसा पूरा एक सिस्टम है और जिसको कहते हैं कि सिंगल पार्टी कंट्रोल है पूरे मुल्क के ऊपर, जिसके थ्रू दे आर एबल टू कंट्रोल द एंटायर इंटरनेट। वो पूरी पॉपुलेशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं अपने एक वो हुक्म ऊपर से आता है और वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। मगर वो हमारे मुल्क में, क्योंकि इस तरह की कोई, ना तो हमारे मुल्क में ना हमारे किसी भी दूसरे, चाइना सऊदी अरब के अलावा आप देखेंगे तो किसी भी मुल्क में इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे वो इंटरनेट को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये इस लेवल ऑफ कंट्रोल पे लेके जाना इंटरनेट को और इस चीज के ऊपर, उसके लिए जिस लेवल की आप कह लें गवर्नेंस चाहिए और जिस लेवल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक मॉडल पाकिस्तान के लिए फीजिबल है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे इस तरह से इंटरनेट को कंट्रोल करना वुड बी वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होगा और अनएक्सेप्टेबल भी बहुत सारे लोगों को होगा, क्योंकि जब एक गेम के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो वो और भी बहुत चीजों में वो आगे जाके इस्तेमाल हो सकती है। सो इसलिए हमें जरूरी यही चीज है कि हम लोग जो बाकी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं उनको देखें और उस हवाले से डेफिनेटली हमने जैसे स्कूल लेवल पे बच्चों में कोडिंग प्रोग्रामिंग सिखाने के प्रोग्राम्स चलाए, कोडिंग फॉर स्कूल लेवल पे कोडिंग प्रोग्राम से, तो इसी तरह हमें स्कूल लेवल पे बच्चों से एंगेज होना है। ये डेफिनेटली बड़ी एडिक्टिव किस्म की टेक्नोलॉजीज भी हैं और इनको हमारे बच्चों को फ्यूचर में फ्यूचर की एडिक्शंस, ये टीवी, ये स्क्रीन्स हैं, मोबाइल स्क्रीन्स हैं और ये कंटेंट, ये सारी चीजें अगर और इंटरनेट पे हर सेकंड इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है जिससे आप 100 साल में बैठ के देखें तो 1 मिनट में इतना कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दे कि उन्होंने कैसे डिसिप्लिन होके कैसे उन्होंने इस अर्ज को कंट्रोल करने, तो उस वाले की फ्यूचर ठीक है। बहुत हमारे साथ सैयद अहमद साहब मौजूद थे, चेयरमैन आईटी टास्क फोर्स हैं और इनका यही कहना है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता और जो मॉडल इस वक्त चाइना में चल रहा है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऐसे में मेरे ख्याल में पेरेंट्स को ही बच्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिस तरह से उसमें पता है रोमा, बात असल में ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स अक्सर खुद पढ़े लिखे नहीं है और ख़ास तौर पे आईटी या इस रिलेटेड चीज़ों में उनका बिल्कुल इल्म नहीं है, वो जानते ही नहीं है। अब बच्चे जो हैं, मतलब बाप घर पे है नहीं, वो काम पे चला गया, माँ पीछे मौजूद है, उसको पता ही नहीं है कि फ़ोन में जो बच्चा जाके क्या कुछ कर रहा है या इंटरनेट पे जो बैठा हुआ है क्या कुछ कर रहा है। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि अनगाइडेड बच्चे ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो बड़ी डेंजरस हैं। मतलब बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में माँ जितनी मर्जी इलिटरेट हो, ये तो सबको ही पता होता है कि अगर हमने बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ाया तो इसमें वायलेंट गेम्स भी हैं, डिफरेंट गेम्स, और फिर किस तरह का तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि बच्चे की कोई खास टाइमिंग हो जिस पे उनको फ़ोन दिया जाए। हाँ, टाइमिंग का ख्याल तो मेरे ख्याल में इलिटरेट माएँ भी रख सकती हैं और लिटरेट माएँ ज़्यादा बेहतर अंदाज में रख सकती हैं। जी हरमीत। रहू साहब, रोमा, अगर हम देखें जिस तरह उन्होंने प्रसाद साहब ने बात की, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है,
आने वाला दौर इसी का है। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन चीज़ों पे आप खरीदो फरोख्त का सिलसिला अभी भी शुरू हो चुका है, फ्यूचर इसी का है। लेकिन अगर हम यही बात इसी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो मेरे ख्याल में दिमागी तौर पर तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, कुछ आप तेज़ हो जाएंगे, क्योंकि गेमिंग से या इस किस्म से चीज़ों से काफ़ी आपका जो दिमाग है वो काम करना, उसकी सलाहियत थोड़ी बढ़ भी जाती है। लेकिन इसके साथ जो मेंटली ग्रोथ, जो फिजिकली ग्रोथ है, आपकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह आपने बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की ज़रूर बनती है, क्योंकि ऐसे चीज़ें कि अगर आप मोबाइल घंटा घंटा बच्चों को पकड़ा दो और यही कहो कि चलो बच्चा रिलैक्स है, ज़्यादातर तो यही हो रहा है ना, तो उसी से क्या हो रहा है कि बच्चों की आंखों को देखो। आजकल हम देखें तो बाहर दुनिया में रहूं साहब, आपने भी देखा होगा कि वहां पे जिंदगी बड़ी महदूद सी रह गई है, कोई किसी से गैदरिंग नहीं हो रही, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बच्चा मोबाइल में बिजी है, उसके जो वालिदैन है वो भी मोबाइल में बिजी। हालांकि हमारे यहाँ एक चीज बड़ी कमाल की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो शहरों में खत्म हो रही है। हम जब होटलिंग के लिए जाते थे, जहाँ पे पिकनिक के लिए जाते थे, तो सारी गैदरिंग बातें होती थी और ये कम्युनिकेशन जो होती थी, सारी बातें, उससे काफी सारी जो चीजें वो एक्सट्रेस है वो काफी कम भी पड़ जाते हैं। आज हम देखते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो 4 बंदे भी बैठे होंगे, हर के पास अपना मोबाइल होगा और मोबाइल में बिजी होगा। ये जो चीज है ये आने वाले दौर के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकी। अभी हम बाहर दुनिया में जाए तो जो डिप्रेशन है, जो दीगर मसाइल, नफ्सियाती मसाइल पाकिस्तान से ज्यादा है, क्योंकि कोई किसी से बात ही नहीं करता। अगर वहां पर बुजुर्ग है तो बेचारा किसी पार्क में अकेले ही बैठा होगा, कोई बात करने का नहीं होगा। कोई अगर किसी पे कोई मसला है, किसी चीज का फैस कर रहा है, तो उसे दूसरे को कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता माशरे में बढ़ रही है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स की वो जिम्मेदारी बनती है, बल्कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, बच्चों को इसके मुज़र असरात बताते हैं, तो कम से कम इस चीज में कमी आ सकती है। बिल्कुल ठीक आप बात करें, और पेरेंट्स की मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि आप खुद, मतलब आजकल के पेरेंट्स तो खुद बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो आप खुद बहुत सा फोन यूज करें हो लेकिन बच्चों पर कंट्रोल लगाएं, तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देख के ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि बच्चा फोन ना यूज करे, लेकिन उसके सामने जो आप एग्जाम्पल सेट करें वो आप खुद दिन रात फोन और मोबाइल इस तरह से यूज करें। सो पेरेंट्स को खुद भी अवेयर रहने की जरूरत है, बच्चों की एक्टिविटीज को डिसाइड करने की जरूरत है कॉन्शियसली। एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ नए मौजूआत शो का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पैरालंपिक्स मुकाबलों का इनेकाद जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हुआ। अब तो ये मुकाबले इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, लेकिन इन्हीं मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जो डिस्कस थ्रो मुकाबले हुए थे, उनमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल करने वाले हैदर अली इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर से ही मजीद जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की, कितने वो पुरुमीद थे, किस तरह से उन्होंने खुद को मोटिवेटेड रखा। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम सलाम। हैदर, सबसे पहले तो आपको हम सब की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इंटरनेशनली। ये बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि आपका ये कहना था, मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड वगैरह तो बंद थे, तो जितनी भी आपको तैयारी करनी पड़ी वो घर पर करनी पड़ी। तो डिस्कस थ्रो मुकाबलों के हवाले से बताइएगा, फिर अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा, किस तरह से आपने घर पर रहते हुए और महदूद वसाइल में अपनी ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक जी। जैसे आप सब जानते थे कि कोविड की वजह से सारी ग्राउंड्स जो बंद थी पीएसबी की, पंजाब की, तो इस वजह से तो मैंने अपने होम टाउन गुजरांवाला में ही अपने डिस्कस थ्रो का सेक्टर बनवाया और मैं इस लॉकडाउन में वहाँ पर ही ट्रेनिंग करता रहा और ऑनलाइन अपने कोच से मशवरा करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं दिन रात ट्रेनिंग करता रहा हूँ इधर गुजरांवाला में। ये ट्रेनिंग जो है इसमें क्या कुछ शामिल होता रहा है? मतलब आप सिर्फ डिस्कस ही करते रहे हैं थ्रो, या मतलब उसके अलावा हल्का फुल्का जिम और कोई और एक्सरसाइजेज भी थी जो आपने साथ में की हैं? जी, इसमें पूरा एक ट्रेनिंग मेन्यू होता है, जिसमें 2 दिन वीक के 2 दिन जिम प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2 दिन फिटनेस करना पड़ता है और 2 दिन डिस्कस की थ्रो टेक्निक्स करना पड़ता है। तो ये हफ्ते का पूरा शेड्यूल होता है जो मेंटेन करके अपने इवेंट के हिसाब से लेकर आना पड़ता है। जी अच्छा।
हैदर, अगर हम देखें जिन ममालिक के साथ आपका मुकाबला था, खासकर हम उनके जो वसाइल हैं, उनकी जो काउंसलिंग की जाती है, उनकी कोचिंग जो है, उनके ऊपर जितना खर्चा किया जाता है, उतना अगर हम देखें तो यहाँ पे महदूद वसाइल में आपने पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। तो क्या कमी आपने जब देखी, जब सामने में इतने एक्सपर्ट इस किस्म के खिलाड़ी, उनके मुख्तलिफ कोचिंग जो टीमें थी, लेकिन आप की अगर मैं बात करूं तो महदूद अगर चीज़ें थी वो आपके साथ ही थी, लेकिन फिर भी आप नाम पूरे पाकिस्तान का रोशन कर गए। तो एक खिलाड़ी को काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है, आप अगर वहां पे गए और आपने वो कमी महसूस की हो तो? जी बिल्कुल, मैंने ये कमी बहुत महसूस की है। एक तो मेरा कोच भी मेरे साथ नहीं था। जैसे मैंने उन प्लेयर को देखा है कि उनका एक कोच साथ होता है, एक फिजियो साथ होता है, एक न्यूट्रिशन साथ होता है, जो उनके मुकम्मल डाइट प्लान का उनको पता होता है, उनको अगर रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था, कोच भी नहीं था और दूसरा भी कोई ऐसा नहीं था जो मुझे वहाँ पर सपोर्ट करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो फिर पाकिस्तान को देखकर, पाकिस्तान की शान के लिए वो सब चीजें भूल कर बस एक जान होकर खुदा का नाम लेकर मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और अल्लाह के करम और फजल से पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल मैंने और बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि वतन को देखकर, पाकिस्तान का नाम देख के जो ऑटोमेटिकली जो पैशन आप में डेवलप होता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा, जिस तरह से दूसरे ममालिक के जो प्लेयर्स थे उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, न्यूट्रिशनिस्ट भी थे, उनकी डाइट प्लान का ख्याल रखने वाले, तो जब आप पाकिस्तान में थे तो ये इन तमाम चीज़ों से मुतालिक आपको किसने गाइडेंस प्रोवाइड की, डाइट प्लान से मुतालिक, एक्सरसाइज से मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं मेरे जो कोच अकबर मुगल साहब इस्लामाबाद से, उनसे मैं यानी डिस्कस थ्रो के हवाले से टेक्निक वगैरह पूछता हूँ। दूसरा मैंने गूगल पे जो सर्च कर करके, यूट्यूब पे सर्च कर करके ये मैंने चीज़ें हासिल की थी कि डाइट प्लान क्या करना है और फिटनेस कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया से मैंने उठाई थी और उसको देखकर, उसको फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ट्रेनिंग की थी। अच्छा, मुकाबला जीतने के बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया? मुबारकबाद तो ऑब्वियसली दी होगी, और पंजाब के जो सूबाई वजीर खेल हैं उन्होंने आपका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी किया, लेकिन इसके अलावा आपसे कोई राब्ता किया और इन फ्यूचर इस बात की कोई यकीन दहानी करवाई कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, मजीद आपको इस गेम के लिए कैपेबल बनाया जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने गोल्ड मेडल जीता तो मुझे वफाक से भी बहुत सारे ट्वीट आए और फोन पे भी रब्ता हुआ और पंजाब से भी और पाकिस्तान वापदा की तरफ से भी। तो सब ने मेरी हौसला अफजाई की, सब ने मुझे मैसेज किए, फोन पे बात की। और मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी पंजाब बोर्ड ने मुझे, जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम आपको हर सहूलत इधर देंगे आपके गुजरांवाला में, आपको यहाँ तक कि इंशाल्लाह हम आपको ग्राउंड का भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपको उधर कोई ग्राउंड ऐसी दें जहाँ पर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके और नेक्स्ट आने वाले कंपटीशन में और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। हैदर, डाइट होती क्या है वैसे आपकी? जी डाइट में मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मतलब मैं जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तो ट्रेनिंग में जो वीकनेस होती है वो फिर डाइट के जरिए, प्रोटीन के जरिए, जूसेस के जरिए, विटामिन के जरिए फिर वो रिकवरी होती है। अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो अगर वो हमें जो वीकनेस हो जाएगी तो फिर अगले दिन हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी वो एफर्ट नहीं लगेगी। अगर हम ट्रेनिंग के साथ अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारी सारी रिकवरी हो जाती है। फिर अगले दिन आप नेक्स्ट आप ट्रेनिंग करेंगे तो वो आपको ज्यादा मजबूत करेगी। इससे डाइट लेने से इंसान की इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच हैदर, आपने ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने आपसे वादा किया है, प्रैक्टिकली भी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, उसके लिए बिल्कुल जो मदद है वो प्रोवाइड की जाए। और ऐसे जो खिलाड़ी हैं, ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सरमाया है, तो हुकूमत को ऐसे नौजवानों की तरफ तवज्जो बिल्कुल देनी चाहिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, इंतहाए इश्क, जिसकी आजकल बहुत सी पब्लिसिटी भी की जा रही है, इसका टीजर आपने यकीनन देखा होगा A+ पर। फैंस की जानिब से इस ड्रामे का भरपूर जो इंतजार है वो भी किया जा रहा है। बेसिकली ये जो ड्रामा है रेड ओशन प्रोडक्शंस और ओरिएंटल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। दिलावर मलिक ने इसको डायरेक्ट किया है, शगुफ्ता भट्टी ने इसको तहरीर किया है। इसके साथ साथ खुर्रम रियाज हैं जिन्होंने इस ड्रामे को
प्रोड्यूस किया है। 15 सितंबर वेडनेसडे रात 8 बजे इसकी पहली एपिसोड आप देख सकेंगे। इसमें पाकिस्तान के नामवर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हिबा खान है, जुनैद खान है, हिबा बुखारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए सारा एजाज हैं और साद रशीद भी इस ड्रामे का हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस ड्रामे का हिस्सा हैं। आज हमें शो में इस ड्रामे की कास्ट ज्वाइन कर रही है। हमारे साथ शो में मौजूद हैं साद रशीद और साथ ही साथ सारा एजाज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अपने दोनों मेहमानों की तरफ आने से पहले इस ड्रामे का टीजर या OST पहले क्या देखें? प्रोमो देखते हैं। प्रोमो देखते हैं, बिल्कुल ड्रामे का चल के पहले प्रोमो देखते हैं। तो ये जो था ड्रामे का प्रोमो अच्छा लग रहा है और इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि एक शादीशुदा आदमी है जिसका एक माजी रहा हुआ है और उसका जो पास्ट है वो अब उसकी मौजूदा ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करा है। साथ आपकी तरफ आना चाहूँगी, सबसे पहले ये बताएं कि स्क्रिप्ट कितना जानदार है और आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे में? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी, और स्पेशली इस ड्रामे के हवाले से, क्योंकि इस ड्रामे से बहुत एक प्लेजेंट मेमोरीज हैं हमारी। हमने इसमें बहुत इन्जॉय किया है और जैसा कि अभी आपने थोड़े सा प्रोमो देखने के बाद स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मैं स्टोरी का तो बिल्कुल हिंट भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आपने गेस किया है वो टोटली रॉन्ग है। अच्छा, मुझे जो रिसर्च मिली थी उसमें तो यही था। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसका जो प्रोमो है और जो OST है उसमें जो स्टोरी दिखाई जा रही है वो बस एक सस्पेंस है, और जब आप एक्चुअल ड्रामा देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार प्रोमो में तो कुछ और था, OST में तो कुछ और है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी बहुत जानदार है। शगुफ्ता भट्टी मैम ने इसको बहुत अच्छा लिखा है, एंड जितना अच्छा उन्होंने लिखा है उससे डबल अच्छा दिलावर मलिक साहब ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने इसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो आई थिंक कि इतनी ह्यूज और लेविश लोकेशंस आई डोंट थिंक सो कि लाहौर में अच्छा, ये ड्रामा जो है लाहौर में शूट हुआ है सारा? जी, टोटली लाहौर। और आपका क्या रोल है ड्रामे में, ये तो बता दें। मेरा रोल ऐसा है कि मैं एक लंदन से आऊँगा और जो टेंशन्स और जो कुछ हो रहा होगा उस टाइम ड्रामे में, वो आके मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। यानी कि सब पॉजिटिव रोल, हाँ, सब खुश हंसी हंसी और हैप्पी एंडिंग है। चलिए, ये तो पता लग गया ना, कंक्लूजन निकल आया बात थी कि हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन वो होगी क्या, वो कैसे होगी और वो मीन किसके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, मेरी स्टोरी को आपने गलत कहा ना, ये इसीलिए आपके मुंह से निकला हैप्पी एंडिंग ने बहुत बड़ा कंक्लूजन दे दिया। सिर्फ मेरी हैप्पी एंडिंग। अच्छा, मैं ये भी आपने मेरा पूछा कि मेरा कैरेक्टर क्या है, हाँ। तो मैंने अपने कैरेक्टर के हवाले से किया कि मैं वैसी एक चुलबुला सा और चले जाना कि यही रहना, मसले मसाइल हल करके वापस लंदन। देखें अब क्या होता है। अच्छा, चलें, आपने चुकन्ना कर दिया। अच्छा सारा, आप बताएं आपका क्या ड्रामे में रोल है? मेरा रोल भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव सी स्टोरी, अच्छी स्टोरी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। मैं इसमें बनी हुई हूँ जुनैद खान का जो कैरेक्टर है, उनकी फैमिली फ्रेंड। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बाकी लोगों से भी, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, मेरी भी सबसे दोस्त। शादी में कहीं उनकी खराबी आपकी वजह से तो नहीं होगी, आपकी एंट्री की वजह से? पता नहीं, प्रोमो में देख के ऐसे ही लग रहा था। शादी में खराबी नहीं, हमारे ड्रामों में अगर हम देखते हैं कि जो बेचारी ज्यादा पॉजिटिव आती है तो सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती उसी के साथ की जाती है। तो आपके साथ इस ड्रामे में कितनी दुख भरी कहानी है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। पाजी तो नहीं बता रहे। बस दुख सुख सबकी स्टोरी का हिस्सा होते हैं, सबके कैरेक्टर्स के साथ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मेरे भी कैरेक्टर के साथ इसी तरह स्टोरी। पॉजिटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर। जिस तरह से एक नॉर्मली ड्रामाज में लड़की एक नेगेटिव होती है बहुत ज़्यादा, एक लड़की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इसमें इस तरह से नहीं है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी, लाइक सबका एक प्रॉपर कैरेक्टर है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, शुरू से लेके एंड तक डिफरेंट फ्लो में से गुजरता है। ठीक है, हिबा बुखारी को हम जानते हैं, जुनैद खान को जानते हैं, आप लोगों को भी जान गए हैं। मज़ीद कौन कौन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं इस ड्रामे में? मज़ीद इसमें साइमा सलीम जी हैं, वो मेरी मदर बनी हुई हैं, और उसके अलावा इसमें मरियम शफ़ी हैं, असद महमूद हैं, और भी काफ़ी नामवर लोग हैं, वो आप देखेंगे ज़रूर। ठीक है, 15 सितंबर। हाँ, अरीज अहमद है, ही इज फ्रॉम कराची।
वो है बीना चौधरी है, इस्मत आपा है, तो आई मीन बहुत अच्छा देखा जाए तो जितने भी ड्रामाज आजकल बनते हैं शूटिंग उनकी कराची में ही होती है, कराची बेस्ड होते हैं, तो ये लाहौर की लोकेशन अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्या रीज़न क्या थी? रीज़न इसका सारा क्रेडिट मैं, क्योंकि इस ड्रामे को जो प्रोड्यूस किया है वो खुरम रियाज और इरफान चौधरी ने किया है, इरफान रफ़ीक ने, सॉरी। तो इसका सारा स्पेशली मैं क्रेडिट जो है वो खुरम भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले लाहौर जो था वो हब था ड्रामा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का। फिर हम लोगों की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कराची शिफ्ट हो गया, लेकिन खुरम भाई आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जो कि स्टेप बैक नहीं किया उन्होंने, और वो कॉन्टीन्यूसली लाहौर से और स्पेशली A+ से प्रोडक्शंस करते रहे और बहुत उन्होंने मेगा हिट्स दिए हैं। जैसे आपने जिस तरह बात की खुरम के हवाले से, हम कराची में ज्यादा प्रोडक्शन, वहां पे ज्यादा ड्रामे बनते हैं, बल्कि फिल्में भी वहां पे तकरीबन चली गई हैं। तो जो यहाँ के अदाकार है कुछ तो शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ अदाकार जो लाहौर में है, तो खुरम भाई जैसे और भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दोबारा यहाँ पे जो लाहौर की इंडस्ट्री थी दोबारा इसकी बहाली हो सके। बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखें जहाँ पे आपका हब, मेन हब होता है, तो डेफिनेटली एक्टर्स तो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और कराची वालों का उनकी मिथ ये है कि जब तक आप कराची में शिफ्ट नहीं होते दे डोंट कंसिडर यू रेगुलरली, तो इसलिए सब लोग वहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन खुरम भाई मैं फिर कहूँगा कि क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि वो हिबा बुखारी को लाहौर लेके आए, और जुनेद खान भी शी इज बेसिकली फ्रॉम कराची। इसमें बीना चौधरी हैं, वो कराची से हैं, अरीज अहमद है वो कराची से हैं, और जुनेद भाई जो हैं वो भी ऑलमोस्ट कराची ही हैं लाहौर के, लेकिन कराची ही चले गए हैं। हाँ, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, खुरम भाई जिन्होंने स्टेप बैक नहीं किया। और मैं कहूँगा कि इसीलिए इस ड्रामे को लोगों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आई थिंक लाहौर मजीद पीछे रह जाएगा। सारा ये बताओ, इतना तो बताया जा सकता है कि टोटल एपिसोड्स कितनी हैं? टोटल एपिसोड्स इसमें 27 है। 26 ज्यादा लंबा नहीं है, 26 है, लेकिन ज्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा, अभी हो सकती है एक तो ये जो बंदा है ना भाई, ये सस्पेंस मास्टर है। सर एक्चुअली होता ये है कि जब आप ड्रामे को शूट करते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि उसका ड्यूरेशन क्या निकलेगा जब ये एडिट पे जाएगा। तो एडिट पे जब जाते हैं तो उसके एपिसोड ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई मीन 26 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, आपने कैमरा क्लोज कर दिया। चलो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे यहाँ ड्रामों के एपिसोड कभी 34-35 तक चले जाते हैं, वरना हिंदुस्तानी हम देखें तो आजकल वो CID एक ड्रामा है, अब तक हम अब एक ऐसी दहलीज पे हमने कदम रख दिया है, अभी बचपन से लेके अब भी वो चल रहा है। तो ये सारे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम इसकी बात करें, एक अदाकार के लिए जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो सबसे पहली चीज उसको क्या अच्छी लगती है? स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो जाहिर बात है वो कहता है भैया मान लेते हैं, कर लेते हैं। दूसरी क्या ऐसी चीज होती है कि वो कहता है कि ये ड्रामा मैंने बहरहाल में करना है, या अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो फिर दूसरी ऐसी चीज क्या होती है कि वो कहता है यार नहीं माजर? आई थिंक ऑब्वियसली पहली चीज़ तो बंदा यही नोट करता है कि ओवरऑल स्टोरी लाइन कैसी है। आजकल मतलब ज़्यादातर ड्रामाज एक ही तरह की स्टोरी लाइन पे चल रहे होते हैं, वही मतलब कि लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं और ये और वो। तो पहले तो आप देखते हो कि कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट है, कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, कोई अच्छी स्टोरी है, या वही चीज़ दोबारा से चल रही है। अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो दूसरा आप ऑब्वियसली अपना कैरेक्टर देखते हो, उसका रोल सबके साथ किस तरह का है वो देखते हो। और मुझे स्पेसिफिकली यही चीज़ अच्छी लगी जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसका एक शेड नहीं है, वो कैरेक्टर वर्सेटाइल है, वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, लाइक वो बिल्कुल उस तरह से एक ही तरह से नहीं चल रहा। आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मैकेनिकल रोबोटिक तरीके से, जिस तरह कभी कभी ड्रामाज में होता है, उस तरह से आपको कैरेक्टर मिल जाए तो वो आई वुड से नो टू दैट, कि लाइक बंदे का कोई शेड ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, वो बस वैम्प बना हुआ है। ठीक है, इंतहा इश्क का पहले चलकर OST देख लेते हैं। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त है OST एंड लेट मी गेस द स्टोरी लाइन। मुझे तो ऐसे लग रहा है शादियां हो रही हैं, रोना धोना भी है, और एक तरफ एक लव स्टोरी तो हिबा बुखारी की चल रही है, दूसरी तरफ आपकी चल रही है सारा जुनैद खान के साथ, और मेरे ख्याल में फिर एंड पर शायद हिबा बुखारी और जुनैद खान की शादी हो जाए कुछ। लेट मी गेस, मुझे लगता है कि
मैं जुनैद के साथ चला जाऊंगा, ये हिबा के साथ चली जाएगी, ये भी हो सकता है। हाँ। मैं गेस कर रही हूँ ऑब्वियसली, मैं हम याद रख के इनके हाँ। वीजा पे हम चले जाएंगे लंदन। हैप्पी एंडिंग सबकी। आपने भी अब ये देखा होगा कि माशाल्लाह कितनी ह्यूज और लेविश लोकेशंस बिल्कुल इसमें शूट की गई हैं। और जैसे कि खुरम भाई का इससे पहले जो था जीटी रोड, वो भी एक मेगा हिट है A+ पे। और इस ड्रामे की स्पेशल बात ये है कि आई थिंक इट्स बीन एन एजेस कि A+ की कोई चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे नहीं आई, और इसका जो पहला प्रोमो था वो आई थिंक ट्रेंडिंग पे रहा है, 19 से 20 नंबर तक वो गया है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और इसका क्रेडिट मैं फिर खुरम भाई को ही दूंगा। इससे आगे फिर मैंने कुछ नहीं कहा। सारा मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें, वैसे एक्सप्रेशन कमाल के हैं सबके, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस आप लोगों की, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पड़ोस में कभी ड्रामे बनते थे तो कभी एक सास का जो सर है वो 3 दफा क्या 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 पहनता था। अब वही चीज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कई स्टोरी ऐसी बन रही है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में कि वो रिपीट हो रही है, वो स्टोरी भी रिपीट हो रही है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोग का ये जो ड्रामा है कितना डिफरेंट है और पाकिस्तानी जो और ड्रामों और इसकी जो स्टोरी है। वैसे उतार चढ़ाव तो हम देख रहे हैं रिश्तों का ड्रामे में। जी बस इसी तरह से है कि कुछ चीज़ें तो अब सोसाइटी में डेफिनेटली प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये लड़ाइयाँ झगड़े रोना धोना ये चलता रहता है, ये ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से स्टोरी में भी कहीं कहीं प्रेजेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह से वही मैंने पहले बात की कि एक ही तरह का रोल चल रहा है या एक ही तरह की स्टोरी चल रही है, वैसी बिल्कुल इसमें सिनेरियो आपको नहीं नज़र आएगा। डिफरेंट तरह की स्टोरी लाइन चलेगी। शुरू में जो हिबा का कैरेक्टर है वो भी शुरू में बिल्कुल कुछ और चीज़ से स्टार्ट होगा, फिर बीच में डिफरेंट जगह से गुजरेगा, फिर एंड पे डिफरेंट तरह का एंड होगा। अब ये नहीं मैं बताऊंगी कि हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, उसी तरह हैप्पी एंडिंग्स भी होती हैं, सैड एंडिंग्स में आप रोना धोना देख रहे हो। लेकिन अभी तक जो हमने ड्रामे का प्रोमो देखा है, OST देखा है, बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स इस ड्रामे में लग रहे हैं, लेकिन ड्रामा अमेजिंग लग रहा है और मैं भी अब देखूंगी। और हम यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे 15 सितंबर वेडनेसडे रात 8 बजे आप इस ड्रामे की पहली एपिसोड देख सकते हैं। बेस्ट विशेस आपकी पूरी टीम के लिए कि ये ह्यूज सक्सेस हो, ये आपका प्रोजेक्ट ह्यूज सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेस A+ के व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि उनके लिए देखने को मिल रही है। मैं एंड पे थैंक यू करना चाहूँगा कि जब्बार साहब हमेशा सपोर्ट करते हैं और नए टैलेंट को भी सपोर्ट करते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे खुरम भाई हैं या इरफान भाई हैं, इन लोगों को भी वो मोटिवेट करते हैं और मौका देते हैं कि वो इस तरह के मास्टरपीस बना सके। चलें, एक दफा फिर से हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सारा। अब देखते ये हैं कि हैप्पी एंडिंग होती है नहीं होती, लेकिन किसकी तरफ से होती है, लेट्स सी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, नसर निगार, मुसन्निफ इशफाक अहमद साहब की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए उनकी बहुत सी खदमात थी, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी और साथ ही साथ उनको उनकी खदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आज हम शो में उनकी खदमात का जिक्र करेंगे, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार इशफाक अहमद साहब के जो बहुत करीबी लोग हैं, उन्हीं में से हमें शो में ज्वाइन करे हैं राइटर आर्टिस्ट इफ्तिखार इफ़ी साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच सर। इशफाक अहमद साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं उर्दू अदब के हवाले से, आप किन अल्फाज में उनको खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये वो गडरिया था जो इस पूरी कौम को एक अच्छे गडरिया की तरह हाँक कर अच्छाई के रास्ते पे लाता। गडरिया का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में गडरिया जिसने नहीं पढ़ी उसने शायद कुछ भी नहीं पढ़ा। इतना शानदार उनका वो तलकीन किताब है, जबरदस्त किस्म की। तो रऊफ साहब, मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो आसानियाँ बांटने की बात करते थे, और मज़े की बात यह है कि बानो कुसी आपा ने अपनी किताब राह रमा में लिखा है कि अशफाक साहब सारी ज़िंदगी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स की बहाली का झंडा उठा के फिरते रहे, और आखिर में वो झंडा अपने चौथे बेटों जैसे इमरान खान के हाथ में थमा दिया। ये राह रमा के अंदर लिखा हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी बताया, मैं आपको बताता हूँ, बड़े मज़े की बात, जब हम दफनाने के लिए गए तो एक जम्मे गफ़ीर था जी ब्लॉक कब्रिस्तान में, बॉर्डर में। जब हम पहुँचे तो मैं जब फूल, जिस दुकान पे जाऊँ फूल नहीं थे, तो मैं जब उसमें दाखिल हुआ कब्रिस्तान में, तो फूल वाले की
वो खाली था फटा और वो पैसे गिन रहा था बड़े शौक से सर झुका के। मैं कहा यार है कौन मरे है? कहता जी पता नहीं, लेकिन सीगा कोई बड़ा बंदा। मैं कहा कैसे, तू कैसे कह सकता बड़ा बंदा सी? कहता बड़ा बड़ा बंदा सी, मेरे सारे फुल विक गए ने। तो वो जाते हुए जो जिंदगी में आसानियां बांटता रहा, वो जब गया तो वो इस तरह की आसानी पैदा करके गया कि वो उस वक्त फूलों की किसी दुकान में पूरे मॉल टाउन में कहीं फूल नहीं थे। तो अशफाक साहब हमारी कौम के लिए वो सूफी, वो बाबा, वो दास्तान गो, देखे ना कितने कमाल का। असल कमाल ये था कि वो दास्तान गो थे, दास्तान गो। और मैंने उनको चूंकि बहुत महफिलों में, वासिफ अली वासिफ साहब की महफिल में भी वो बैठते थे, यानी जब वो गुफ्तगू शुरू करते थे एक सहर तारी हो जाता था। बिल्कुल। और कोई उनको टोक नहीं सकता था। जो रवानी थी, जो सलासत थी, जो मतलब उसका जितना भी तस्करा किया जाए कम है, वो दास्तान गो। साहब ये देखिए कि अपने गम को छुपाने की कैसे बात, वो कहते थे माजी के एल्बम उठा के मत फिरो, मेरा बैन सी, मैनू तलाक हो गई, मैनू कैंसर हो गया, आगे चलें, लम्हे मौजूद में जीना और साहिब हाल रहना। ईफा हयात के हवाले से मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जो आज तक कभी मीडिया पे नहीं आई। बाबा जी इशफाक साहब ने वासिफ अली वासिफ का रेफरेंस था, गुजरांवाला जाना था, तो सुबह टाइम पे लोग आ गए गाड़ी लेके। अब वो लोग बताते हैं कि हमने बाबा जी को बुलाया, बैल दी, वो बैठे, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, दास्तान सराय के, चले गए, रास्ते में किन्नू खाते रहे, गुफ्तगू करते रहे, वहाँ जाके तकरीर की, लोगों के घरों में गए। जब वापस आए दास्तान सराय शाम में, रात में, तो पता चला कि आपा जी की डेथ हुई थी सुबह। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, उसके बाद दफनाने गए। अच्छा। और जब उनसे पूछा कि इशफाक साहब ये क्या, आपने तो महसूस भी नहीं होने दिया? कहते यार एक तकलीफ मेरे अंदर थी, मैं तुम्हें क्यों परेशान करता, और वैसे भी मैंने एक वादा कर रखा था और वहाँ 400-500 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तो इस कौम में बाबा इशफाक अहमद जैसे लोगों के, इवन बानो कुसिया जैसी जो उनकी बेगम साहिबा थी, उनके अफकार के प्रचार की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि मैं मोतरिस तो हो गया, एतराज़ तो करना सीख लिया मैंने, लेकिन मैंने तारीफ़ करनी नहीं सीखी। अब ये बाबा हमारे तबीयत के मुखालिफ बात करता, वो कहता जी तारीफ़ करो। मतलब वो वक्त का तकाज़ा है, बहुत डीप बातें हैं, बहुत डीप बातें आप है। लेकिन मेरा मतलब है कि वो ये देखे ना कि हमारे जो आम कारी हैं या देखने वाले हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि इशफाक साहब ने लिखा कितना ज़्यादा है। उनको ज़्यादातर यही पता है कि जाविया का एक बाबा